भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम विज्ञापनों में, ऐसे तमाम एडवर्टीजमेंट्स में तकरीबन 4,880 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कश्मीर की स्थिति मौजूदा समय में आखिर कैसी है? 8 मंथ लॉन्ग कर्फ्यूज डिस्ट्रॉयड दी लोकल इकोनॉमी, जिसने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रख दिया। 1153 का यह गैस सिलेंडर आज के समय में तकरीबन 800 रुपए का दिल्ली के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन इसके बाद शायद कुछ कहने लायक बचता ही नहीं, क्योंकि देश में है लोकसभा के चुनाव। क्या इस गैस सिलेंडर का दाम 800 रुपए आज से 6 महीने पहले तक नहीं हो सकता था? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, कुछ ही महीनों में भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बहुत से प्रत्याशी कई पॉलिटिकल पार्टी से, कई राजनीतिक दल से खड़े हुए हैं, जिसमें जनता की राय मुख्तलिफ है। भारत में एक बड़े स्तर पर लोग भाजपा को वोट करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज, अन्य राजनीतिक दलों को वोट देने वाले हैं, जिताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में कई जगह देश में लोगों का सवाल एक ये भी है कि आखिर उनकी बेहतर पसंद कौन होने वाली है। एक बड़ा तबका देश में ऐसा है जो भाजपा को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपना वोट देकर जिताने वाला है। तो एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो भाजपा को पसंद नहीं करता। इस वीडियो में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन तमाम मुद्दों से लोग परिचित तो है, लेकिन उनका असल चेहरा लोगों के सामने दिखाया नहीं जाता। इस मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने कि आखिर कैसे होगा भारत का सिस्टम एक्सपोज। दोस्तों, आज के समय में हम सब कई किस्म के एड्स देखते हैं, बहुत से ऐसे विज्ञापन देखते हैं जिसमें हम लोगों को कई बार यह सुनने को मिलता है कि ये मोदी की गारंटी है। ये एड आज के समय में टीवी पर और खास करके यूट्यूब पर, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत प्रचलित है कि यह है मोदी की गारंटी, देश हित की बात, मोदी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार। ऐसे बहुत से एड्स, ऐसे बहुत से एडवर्टीजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इस सब से आप सभी के दिमाग में एक किस्म का एक फेक नैरेटिव यह जरूर बनता हुआ कि भाई मोदी की गारंटी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोगों के विकास के लिए उस पैमाने पर काम किया है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम विज्ञापनों में, ऐसे तमाम एडवर्टीजमेंट्स में तकरीबन 4,880 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह राशि एक दफा आप फिर सुने, 4,880 करोड़ रुपए। ये 2018 की रिपोर्ट है दोस्तों, जब डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी, ये तमाम स्लोगन, ये तमाम लफ्ज उस पैमाने पर प्रचलित नहीं थे। 2018 यानी कि आज तकरीबन 6 साल पहले। तो आखिर ये 4,880 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी जेब से लगाए? हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वायर ने अपने ई पेपर, यानी अपने इलेक्ट्रॉनिक पेपर में इस बात का खुलासा किया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर का नाम सुनकर हम कई बार एक ही धारा का नाम याद करते हैं, जो है धारा 370। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब धारा 370 को देश से, कश्मीर से हटाया गया, तो उस समय लाखों लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, खासकर कि कश्मीरी पंडितों के, जिन्हें 90 के दशक में एक बेहद ही शर्मनाक नरसंहार से गुजरना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि कश्मीर की स्थिति मौजूदा समय में आखिर कैसी है? दोस्तों, ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि धारा 370 के हटने से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी, कश्मीर में आतंकवाद, ये तमाम दृश्य, तमाम खबरें एक आम खबरों की शक्ल में हम सभी के सामने पेश की जाती थी। धारा 370 के हटने से पहले उस समय कश्मीर का झंडा अलग, कश्मीर का संविधान अलग, कश्मीर की नागरिकता अलग, सब कुछ अलग था। लेकिन अब कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति है। लेकिन आखिर कश्मीर में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि कश्मीर के लोग हमारी मौजूदा सरकार की बुराई नहीं कर रहे? धारा 370 के हटने से पहले यदि आप कश्मीर कभी गए हो तो वहां पे बहुत से लोग यह कहकर आपको अभिवादित करते थे कि आप इंडिया से आए हैं, यह आलम था कश्मीर का। लेकिन अब कई बार एक हम सभी के जहन में एक चित्र बनेगा कि कश्मीर की मौजूदा स्थिति बहुत ही बेहतर है। हम अपने चैनल से यह बात नहीं करें कि कश्मीर की स्थिति बेहतर नहीं है। कश्मीर में एक मल्टीप्लेक्स भी खुला है। कश्मीर के आज के समय में कश्मीर और सरकार के बीच काफी किस्म का एक हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है। लेकिन द वायर ने कश्मीर की इस बात को मिस हैंडलिंग ऑफ कश्मीर के नाम से हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रकाशित किया है। द वायर ने इस बात का दावा भी किया है कि कश्मीर में लगे लगातार 8 महीने के कर्फ्यू से, जी हां, 8 मंथ लॉन्ग कर्फ्यूज डिस्ट्रॉयड दी
लोकल इकोनॉमी, जिसने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रख दिया। इसके बाद द वायर ने इस बात का भी खुलासा किया है कि शुरुआती 3 सालों में कश्मीर के अंदर तकरीबन 72% जवानों की शहादत हुई थी। 72% जवान कश्मीर में शहीद हुए थे। ये द वायर की एक रिपोर्ट है। दोस्तों, दुनिया की जाने मानी न्यूज एजेंसी अल जजीरा का नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा। हम देख सकते हैं कि अल जजीरा ने किस तरीके से इस बात को लिखा है दैट मैनी स्कीम्स सच एज कैश ट्रांसफर्स, फ्री राशन एंड अफोर्डेबल गैस सिलेंडर्स लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अल जजीरा ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमें देश में कई किस्म की सहूलतें मिली हैं, जिसमें फ्री राशन और एक सस्ता अफोर्डेबल गैस सिलेंडर इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में क्या यह सच है? 2023 सितंबर तक दिल्ली के अंदर एक अफोर्डेबल गैस सिलेंडर 1150 रुपए का था। इसके अगर मैं आपको नेट फिगर अगर बताऊं तो 1153 रुपए का सिलेंडर था दिल्ली के अंदर। एक हाउस होल्ड सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, और यही हाउस होल्ड सिलेंडर एक जमाने में 450 रुपए का आता था। जी हां, अफोर्डेबल गैस सिलेंडर्स की अगर हम बात करें तो 1153 का यह गैस सिलेंडर आज के समय में तकरीबन 800 रुपए का दिल्ली के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश में लोकसभा के चुनाव है। 1153 से सीधा 800। क्या इस गैस सिलेंडर का दाम 800 रुपए आज से 6 महीने पहले तक नहीं हो सकता था? क्या 6 महीने बाद ही इस सिलेंडर की लागत कम हुई और इस सिलेंडर का रेट 1153 रुपए से घट करके 800 रुपए कर दिया गया? अल जजीरा के मुताबिक गवर्नमेंट क्लेम्स मोर देन 800 मिलियन पीपल आर प्रोवाइडेड विथ फ्री राशन। यानी कि आज के समय में तकरीबन 800 मिलियन लोगों को फ्री राशन यानी कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इस 800 मिलियन, अगर इस फिगर को अगर हम एक आम जबान में समझे तो तकरीबन 80 करोड़ लोग, 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन 125 करोड़ों में से क्या 80 करोड़ लोग वास्तव में भारत के अंदर गरीबी रेखा के यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं? क्या 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग हमारे देश में गरीब हैं? और वास्तव में अगर हम ये मान भी ले कि 80 करोड़ लोग देश में वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो क्या 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे पा रही है ये सरकार? जब अफोर्डेबल गैस सिलेंडर आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक 1153 रुपए का हो सकता था, तो फिर ये फ्री राशन। दोस्तों, हम इस वीडियो में बीजेपी या किसी भी एक राजनीतिक दल की बुराई नहीं कर रहे, बल्कि इस वीडियो में हम उन बातों पर सवाल कर रहे हैं जिन बातों पर शायद किसी ने गौर ही नहीं किया हो। हाल ही में देश के अंदर सीएए को लागू कर दिया गया, यानी कि नागरिकता संशोधन बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब भारत में लागू हो चुका है, जिसकी भारी पैमाने पर मुखालफत भी हुई और भारी पैमाने पर लोगों ने इस सीएए को सपोर्ट भी किया। सीएए क्या है, इस पर एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक भारत में जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों इस्लामिक देशों से जो लोग, जो माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग, धर्म के आधार पर जिन लोगों को इन तमाम मुल्कों में प्रताड़ना सहनी पड़ी, उन लोगों के लिए भारत सरकार ने अपनी ओर से एक मदद का हाथ सामने पेश किया कि अगर आपने भारत में 2014 से पहले अगर आप भारत आ चुके हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इस सीएए की परिभाषा एक दफा फिर सुने। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, जो लोग इन तीनों मुल्कों में अल्पसंख्यक समुदायों से ताल्लुक रखते थे, वे लोग भारत में आकर शरण ले सकते हैं। अब वे लोग भारत में नागरिकता लेने के भी हकदार हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस कानून की देश में मुखालफत इस वजह से की जा रही है क्योंकि यह कानून मुसलमानों से अलग है। सीएए के अंदर जो भी लोग इन तीनों मुल्कों से 2014 से पहले भारत आए हैं, जो लोग जैन, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वे लोग नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन लोगों का सवाल यह है, खास करके विपक्ष का सवाल यह है कि इसमें मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया? मुसलमानों को इस कानून से बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि ये तीनों ही देश इस्लामिक मुल्क हैं। अगर कोई मुसलमान इन तीनों मुल्कों से भारत में रहने आया है तो वो धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं हो सकता। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में कोई भी मुसलमान प्रताड़ित जरूर हो सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। इसी वजह से सीएए को मुसलमानों से अलग रखा गया है। लेकिन यहां पर ऑपोजिशन एक किस्म का फेक नैरेटिव यह बना रही है कि सीएए मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि सीएए का तो मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार पर
कटाक्ष करते हुए एक सवाल किया। सवाल बड़ा ही दिलचस्प। इसी सवाल के बाद केजरीवाल ने कुछ ऐसा पूछा, कुछ ऐसा कहा जिसके बाद पूरे देश में तो नहीं लेकिन दिल्ली में वे तमाम भारत में शरणार्थी जो कि इन तमाम समूहों से हिंदू, सिख, जैन इन तमाम समुदायों से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भारी पैमाने पर अरविंद केजरीवाल की मुखालफत करी। दोस्तों, इस समय मेरे हाथ में है हिंदुस्तान टाइम्स का एक अखबार। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स के इस अखबार में केजरीवाल ने साफ तौर पर सरकार से यह सवाल किया है और केजरीवाल ने अपने एक भाषण में यह बात कही भी कि सीए विल टेक अवे जॉब्स, यानी कि सीए लोगों की नौकरी खाने वाला एक कानून है। लेकिन जब सीए नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है तो फिर ये नौकरी कैसे ले सकता है? केजरीवाल ने अपने इसी भाषण में सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार इन तमाम हिंदू शरणार्थियों को, इन तमाम लोगों को जो कि इन तीनों मुल्कों से भारत में बसने के लिए आए हैं, क्या इन तमाम लोगों को वे तमाम संसाधन प्रदान कर सकती है जिससे भारत के उन सभी लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े? केजरीवाल के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन तमाम हिंदू और सिखों की, उन तमाम लोगों की जो आबादी है वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के बीच है। 2.5 से 3 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में अब पनाह नहीं बल्कि नागरिकता लेने वाले हैं। सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग अपने उन तमाम दस्तावेजों को दिखाएं जिससे ये एक साबित हो जाए ये बात 2014 से पहले ही आप भारत में आ चुके थे। इसके बाद अगर आप इन तमाम क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2.5 से 3 करोड़, मेरा सवाल भी केजरीवाल की तरह सरकार से यही है कि क्या 2.5 से 3 करोड़ लोगों के तमाम संसाधनों का प्रबंध भारत सरकार, भाजपा कर सकती है? क्या 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश 2.5 से 3 करोड़ और लोगों को भी अपने दामन में जगह दे सकता है? केजरीवाल ने इसके बाद एक बात और कही जिसमें केजरीवाल ने यह पूछा, अरविंद केजरीवाल ने सरकार से पूछा, अपने भाषण के दौरान ही लोगों से पूछा कि क्या सीए के बाद लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी? मैं केजरीवाल के इस सवाल से भी सहमत हूं। केजरीवाल का कहने का मतलब यह था कि यदि भारत में 100 लोग पहले से ही हैं और इसके अलग अगर हम 20 लोग इसके साथ ही अगर भारत में हम उनको पनाह देते हैं तो क्या गारंटी है कि बाहर से आए वे 20 लोग हमारे देश के उन तमाम 20 बच्चों की नौकरियां नहीं खाएंगे जो पहले से ही इस देश में रह रहे हैं? क्या 2014 में आने वाला हिंदू, 2014 में आने वाला सिख, 2014 में आने वाला जैन 1947 में रह रहे उन तमाम परिवारों से ज्यादा श्रेष्ठ हो गया सरकार के लिए? दोस्तों, केजरीवाल ने इसके बाद एक ऐसी बात कही जिससे जाहिर सी बात है उत्पाद होना ही था, जिससे जाहिर सी बात है मुखालफत होनी ही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि सीए लागू होने के बाद देश में क्राइम बढ़ेगा, देश में फसाद बढ़ेगा। लेकिन केजरीवाल के इस बयान के बाद मेरा सवाल केजरीवाल से यह है कि क्या जब दिल्ली में रोहिंग्या लोगों ने पनाह ली, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में उन तमाम रोहिंग्याओं को पनाह दी, तब दिल्ली के अंदर उस समय क्राइम का ख्याल था आम आदमी पार्टी को? अगर सीए के बाद उन तमाम लोगों ने भारत के अंदर नागरिकता ली, अगर उससे क्राइम बढ़ेगा तो रोहिंग्याओं को पनाह देने से भी तो क्राइम बढ़ना चाहिए। क्या सरकार से यह सवाल करते वक्त केजरीवाल इस बात को भूल गए थे कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को पनाह तो केजरीवाल नहीं दी है? दिल्ली में रोहिंग्याओं को पनाह तो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में ही दी गई थी। और टीएमसी की मशहूर लीडर ममता बनर्जी ने भी भारत सरकार पर कटाक्ष करते हुए एक सवाल सामने रखा जिसमें उन्होंने सीएए को मुसलमानों के विरुद्ध बताया। 4 साल पहले जब सीए को भारत में लागू करने की, जब सीए इंट्रोड्यूस हुआ था, जब सीए जब आया ही था, उस समय भी ये एक फेक नैरेटिव बनाया गया कि सीए मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि हमने पहले ही बताया कि सीए का तो मुसलमानों से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि सीए तो नागरिकता देने का कानून है ना कि नागरिकता लेने का। ममता बनर्जी ने भी इस बात को कहा, ममता बनर्जी ने भी इन तमाम बातों को सोचकर, इन तमाम बातों को जनता के सामने रखकर सरकार पर कटाक्ष तो किया। लेकिन मैं ममता बनर्जी से, टीएमसी के उन तमाम लीडर से बात पूछना चाहता हूं कि अगर सीए से लोगों को इतना ही खतरा है तो आपने क्यों बांग्लादेशी शरणार्थियों को बंगाल में पनाह दे रखी है? बांग्लादेश के अंदर अगर आज हम ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के अगर हम बांग्लादेशियों की तादाद देखें तो बंगाल के अंदर एक भारी पैमाने पर ऐसी ऐसी कॉलोनीज है, इस स्तर पर लोग बांग्लादेश से पलायन करके बंगाल में आ चुके हैं कि यदि हम बंगाल का कभी दौरा करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि आज मौजूदा क्या स्थिति है बंगाल की। बंगाल में आज के समय में बांग्लादेशियों की तादाद इस पैमाने पर है कि हम मिलकर सोच भी नहीं सकते। लेकिन सीए के मुताबिक जो लोग प्रताड़ित हैं, अगर उन्हें सरकार नागरिकता दे रही है तो उसमें ममता बनर्जी को क्या तकलीफ? क्या रोहिंग्याओं को, क्या बांग्लादेशियों को पनाह देने में देश को तकलीफ नहीं हो रही थी, जो अब सीए पे लोग सवाल उठा रहे हैं? लेकिन वास्तव में
भारत सरकार ने भले ही सीए लागू कर दिया हो, लेकिन क्या अब वे तमाम संसाधन भारत में उपलब्ध हो सकते हैं? दोस्तों 15 मार्च के हिंदुस्तान टाइम्स के इस अखबार में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस कट बाय ₹2 पर लीटर अहेड ऑफ पोल्स। ₹2 प्रति लीटर सरकार ने पेट्रोल पर कम किए हैं। इस पर बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा किया, भारत में ऐसे हालात है, उसमें भी हमारी सरकार इस रेट में पेट्रोल दे रही है। लेकिन ये सारी कॉस्ट कटिंग, जिसमें एक अफोर्डेबल प्राइस पर हमारा घर का गैस सिलेंडर और पेट्रोल, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं आज के समय में, ₹2 पेट्रोल पर कम कर देना और 1153 का सिलेंडर 800 रुपए में कर देना, क्या ये रहमदिली सरकार की? क्या सरकार के ये काम सिर्फ इलेक्शन से पहले ही याद आते हैं? दोस्तों जहां एक तरफ सरकार देश हित की बात करती है, जहां सरकार खासकर कि लोग इस बात को सामने रखते हैं कि आज हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान एकदम महफूज है, आज कोई भी यदि हमारे देश में माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो सरकार उससे सख्ती से पेश आती है। लेकिन दोस्तों मैं ये बात भी आपको कहना चाहूंगा कि 2023 में सीमा हैदर जब पाकिस्तान की सरहद को लांग हिंदुस्तान आई थी तो यह सुरक्षा कहां थी? क्या सीमा हैदर को अपनाना भारत सरकार की एक बहुत बड़ी भूल नहीं थी? क्या सीमा हैदर को भाभी बोलना खासकर हमारे मीडिया द्वारा सही था? आज भी सीमा हैदर सचिन मीना के साथ एक बेहतर जिंदगी बसर कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार क्या सीमा हैदर जैसी लड़कियों को अपने प्रदेश में पनाह देकर इस बात का दावा वास्तव में कर सकती है, इस बात की गारंटी दे सकती है कि हमारा देश, हमारा मुल्क महफूज है? क्या ऐसी कोई संभावना नहीं है कि सीमा हैदर भी एक पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है, जिसको खुद हमारे देश की सरकार ने हमारे देश में पनाह दे दी? दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन दोस्तों इस सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मेहर जैन, कथा।